दिस इज शोभित तिरमान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैथ्स के एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आखिरी एग्जाम है हमारा, है ना, बड़ा एग्जाम है। अभी तक जितने हमारे एग्जाम गए हैं वो सारे मॉडरेट लेवल के आए हैं, तो मैथ्स के एग्जाम में शायद, मैं शायद बोल रहा हूं, हम थोड़ी बहुत टफनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी तरफ से हम पूरी तैयारी करके चलेंगे। दो बहुत बड़ी चीजें, पहला एनसीईआरटी, एक एक सवाल आपको दिमाग में आना चाहिए। आपको एक तरह से बोलना चाहूंगा मैं कि घोट लेना है, आपको पता होना चाहिए एक एक सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे लग रहे हैं। दूसरी प्रायोरिटी होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। अभी तक डाउनलोड नहीं करें तो उनको एक एक को लगाओ, कहीं और से और पुराने मिल जाएं, कहीं और से कुछ और पेपर मिल जाएं, सारे एक बार लगा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, क्योंकि वो आपको रिपीट होते हुए यहां दिख सकते हैं। ये दो चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर एक बच्चा करके जाए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज जो यहां पे लिखी हुई है वो है एक बड़ा सरप्राइज। कोई कोर्स वोर्स नहीं लॉन्च करते यार हम 21 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर खत्म होगा, काफी बच्चों का उस समय बोर्ड के एग्जाम भी खत्म हो रहे होंगे। तो शाम को 21 को हम एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही ऐसा आपका दिल ना ऐसे रूबरू कहेंगे नहीं, बाग बाग हो जाएगा उसको सुन के। तो वो एक सरप्राइज मैं ला रहा हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा टाइम से मैं उसके बारे में सोच रहा था, वो मैं आप सभी के लिए सामने लेके आ रहा हूँ 21 की शाम को। अभी मैथ्स के पेपर के बारे में हम बात करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, ज्यादा भटकेंगे नहीं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं जल्दी से। आप 2x पे इस वीडियो को देख सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मेरे पास भी, मैं भी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, हाँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत रियल लाइफ स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। 12वीं का एग्जाम था मेरा, मैथ्स का एग्जाम मेरे पास। भाई मैंने पूरी तैयारी करके गया था, मैं गया एग्जाम में, मैंने उठाया आखिरी सेक्शन का पहला सवाल कि भाई सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला सवाल करूंगा मैं। उसमें चॉइस थी, दो सवाल थे, एक सवाल था और करके दूसरा सवाल था। मेरे को लगा यार ये वाला सवाल ही करते हैं, हो जाएगा। मैंने करना सॉल्व करा, शुरू करा, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आखिरी में जाके मैं बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं उसे, हाथ पैर कांपने लग गए, क्योंकि ये सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा था। 20 से 25 मिनट मेरे निकल गए थे, अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे थे, एग्जैक्ट मेरे को लग नहीं रहा था कि ये सही आंसर है। फिर मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को पूरा काटा आंसर शीट में, पहला ही सवाल मैंने एक आप ये बोल सकते हो नेगेटिव इफेक्ट टाइप डाल दिया कि शुरुआत ही पहला क्वेश्चन मैंने काट दिया। फिर मैंने इस वाले सवाल को सॉल्व करा, इसमें मेरे आराम से 5 से 7 मिनट 10 मिनट करीब लगे। तो ये टाइम बहुत वेस्ट हुआ। उस दिन से मैंने सीख ले ली थी कि अब मैं आपको ये सीख देने वाला हूं कि पहली बात, रीडिंग टाइम मैथ्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप एक बार अच्छे से जितने भी सवाल जिनमें चॉइस आपको दे रखी है उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार देख लो कि यार ये वाला पक्की बात है, मैं सॉल्व कर पाऊंगा, एंड तक मेरे को आता है। कहीं भी ऐसा ना हो कि यार हमने पहला ही पेपर क्वेश्चन उठाया और वो वाला क्वेश्चन हम काटने पे नौबत में आ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सारे जितने भी चॉइस वाले सवाल हैं एक बार बैठ के तसल्ली से उनको रीड करके सोच लेना कौन सा मैं अटेम्प्ट करूंगा। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारा होगा वो होगा आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है उसको डिसाइड करना। देखो मेरी बात सुनो, मैक्सिमम बच्चे करते हैं लास्ट वाले सेक्शन से, पीछे से पेपर को शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये रहती है कि यार हम पहले बड़े मार्क्स वाले जितने भी सवाल हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे, तो आखिरी में अगर हमारे पास टाइम बचा भी नहीं, कोई सवाल छूटेगा भी तो वो 2 या 3 नंबर वाले मार्क्स वाले सवाल छूटेंगे, ज्यादा बड़े मार्क्स वाले सवाल नहीं छूटेंगे। ये सही मेंटेलिटी भी है, पर ये आपको जब फॉलो करना है जब आप एक बार जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है, जो बड़े मार्क्स वाले सेक्शन है, उन वाले सेक्शन को एक बार जब आप अच्छे से रीड कर लो। जैसा मैं यहां पे बोला ना, आपको एक तो चॉइस पता होनी चाहिए कौन सी आप कर रहे होगे, और एक बार आप रीड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ मेरे को उसमें से 80% सवाल आते हैं, 80% सवाल मैं कर सकता हूं आखिरी सेक्शन के, तो आप उस सेक्शन को उठाना और उस सेक्शन से शुरू करना, वरना जिस सीक्वेंस में है उसमें कर लेना। ठीक है, दोनों तरफ से पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अभी तक मैथ्स के पेपर में पिछले 2-3 साल में ऐसी दिक्कत नहीं आई है, सीबीएसई की तरफ से बहुत आसान पेपर आ रहे होते हैं। ठीक है जी, तो 2 चीजें मैंने बता दी। तीसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो होती है ये, देखो क्वेश्चन लिखना शुरू हुआ, आया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे कुछ शुरू हुआ, यहां पे कुछ आया 36 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद शुरू हुआ यहाँ किलोमीटर, फिर आगे शुरू हुआ, फिर यहाँ पे मीटर, फिर आगे शुरू हुआ, फिर आगे जाके गया सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन होगा। अब जब हम ऐसे नॉर्मली घर पे बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग तो खाली होता है, इतनी टेंशन नहीं होती है, तो हम दिमाग में हमारे रहता है कि हाँ यार ये यूनिट कन्वर्जन होगा। पर जब हम
क्या कहते हैं, पेपर की टेंशन में बैठे होंगे, जब हम उस सवाल पे पहुंचेंगे तो शायद हमें क्लिक ना करे कि इसमें यूनिट कन्वर्जन है, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने में बैठ जाएं। इसीलिए जितनी भी यूनिट्स हैं अगर आपके पेपर में अलाउ कर रहे हैं, काफी बच्चे बोले थे अलाउ नहीं कर रहे, पर एक चाहे आप ऐसे ना क्वेश्चन के सामने डॉट मार लेना, है ना, या फिर ऐसे यूनिट के ऊपर डॉट मार लेना, हो सके तो इसको अंडरलाइन कर लेना, वरना डॉट मार देना। जिससे क्या होगा कि आपने मान लो पहला क्वेश्चन करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, आप 15वें क्वेश्चन में आए और 15वें क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन था, तो आपको ना ये अंडरलाइन देख के, डॉट देख के एकदम क्लिक कर जाएगा कि यार यहाँ पे ना वो यूनिट कन्वर्जन है, तो तसल्ली से आराम से करना है। तो ये एज एन इंडिकेशन मैं रीडिंग टाइम में कर लेता था अपने बोर्ड के एग्जाम में। मैंने बोर्ड के एग्जाम में 10th और 12th दोनों में 95 स्कोर कराया मैथ्स में, ठीक है, मैं बता दूं आपको। तो इसलिए ये चीजें हैं जो छोटी मोटी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको यूनिट्स को जो है वो अंडरलाइन, या फिर अगर आपके एग्जामिनर मना कर रहा है तो डॉट वहां पे आप लगा लेना। आगे हम बढ़ते हैं, दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, एक रफ वर्क वाली और टाइम मैनेजमेंट वाली। रफ वर्क वाली जो चीज है ये हमने लास्ट ईयर, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ईयर पहले ये हमने सबसे पहले यूट्यूब पे बताई थी, इसके बाद इसको लोग बताने शुरू कर दिया। ये मेरा क्या कहते हैं, बहुत ही हाई लेवल एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, जो मेरे को जेई के टाइम पे आया था, वो मैंने बताया था बच्चों को, तो अब बाकी और लोग बताते हैं इसको। क्या है रफ वर्क वाला, क्या है टाइम मैनेजमेंट वाला, वो मैं बता देता हूं। अगर आप पुराने बच्चे हो जिनको पता है तो आप अगले पार्ट पे स्किप कर सकते हो, जल्दी से सुनो। रफ वर्क का मतलब क्या होता है, देखो आपकी ये शीट है, तो एक तो मार्जिन आपको यहां पे मिली होगी, एक मार्जिन आपको यहां पे बनानी होती है, जिसमें आप थोड़ा मोड़ा छोटी मोटी कैलकुलेशन, आपको 2 3 4 5 इंटू 45 करना है, इतनी छोटी कैलकुलेशन है आपको यहाँ करनी है, आप कर सकते हो। पर कुछ रफ वर्क ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े बड़े रफ वर्क करने होते हैं, आपको शायद थोड़ा सा क्वेश्चन अपने आप पहले ही रफ में सॉल्व करके देखना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लास्ट में जाके रफ वर्क लिख सकते हो, आखिरी पेज आपकी जो आंसर शीट होती है उस पर, और पहले ही एक कांटा मार सकते हो। अब इसमें रफ वर्क करना शुरू करो। मान लो आपको चौथे क्वेश्चन का रफ वर्क करना है, आपने चौथा क्वेश्चन ऐसे लिखा, यहाँ पे उसका रफ वर्क करा, फिर उसको बंद कर दिया, फिर आपने पांचवा क्वेश्चन करा, उसका रफ वर्क करा, उसको बंद कर दिया, छठवा करा, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा पर आपका कहीं पे जाके वो अटक गया क्वेश्चन, तो इसको भी यहीं पे बंद कर दो। अगर हम यहीं पे रफ वर्क ऐसे पूरा खिचड़ी बना के करेंगे ना, तो बाद में जब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो हमें पता नहीं होगा हमने 6 का रफ वर्क करा कहां था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें पता ही नहीं होगा 6 का रफ वर्क हमने कहां करा है, फिर हम वापस से करेंगे, उसका टाइम वेस्ट करेंगे, वापस दूसरा टाइम लगाएंगे। तो इससे बढ़िया 6 का जो रफ वर्क पहले से ही कर रखा है उसी का हम यूज कर लेंगे, अगर हमने ऐसे सेक्शन बना रखे होंगे। यही बात मैंने लास्ट ईयर बच्चों के साथ डिस्कस करी थी कि इस तरह से आप सेक्शन बना सकते हो, ये रहे सेक्शन। तो ये आप कर लेना अगर आप आखिरी पेज वाला कर रहे हो यूज, और अगर आप साइड में यूज कर रहे हो, थोड़ा बहुत रफ वर्क करना है तो आप इस तरह से कर ही सकते हो, ठीक है। बस ये कोशिश करना साइड में इससे बाहर ना जाए, ठीक है, जो आपकी खिचड़ी है वो इसके अंदर ही रहे, इस तरफ वाली जगह। दूसरी बात आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। आपके लिए 80 मार्क्स के लिए आपको कितने मिले हैं, 180 मिनट्स मिले हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट्स मिले? नहीं, मैं तो गलत बोल रहा हूँ। इसको तो 170 मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम लास्ट के 10 मिनट्स को पहले से ही रिवीजन के लिए अलग रख देंगे। 80 मार्क्स के लिए हमें 170 मिले, मतलब 1 मार्क्स के लिए हमें 170 बटे 80 मिले। मतलब कि हम ये बोलें कि अराउंड आपके पास 2 मिनट है 1 मार्क्स के लिए। इस चीज को दिमाग में रख के हमें चलना है। अब भैया बार बार देखते रहेंगे 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट, 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट, इतना टाइम है हमारे पास, नहीं, ऐसा नहीं करना। सेक्शन नंबर ए उठाए हमने, मान लो सेक्शन नंबर ए आपका कितने का है, 20 मार्क्स का है। अब अगर हमारे पास 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है तो 20 मार्क्स के लिए हमारे पास 40 मिनट हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें एक तरह से 40 मिनट में सेक्शन ए को कंप्लीट करना है। ये हमें अपना, जब भी आप घड़ी लेके जा रहे हो वो बढ़िया है, नहीं तो सामने घड़ी लगी होगी, तो आप जब भी सेक्शन ए शुरू करो तो आप देख लेना मेरे पास 40 मिनट है, 40 मिनट में खत्म करना है। सेक्शन बी जो है हमारा, वो हमारा कितने 5 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होने वाला है। तो वो हमें कितने मिनट में खत्म करना होगा, 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट, तो 10 मार्क्स के लिए 20 मिनट। तो 20 मिनट में जब भी हम सेक्शन बी हेडिंग डालेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि हमारे को 20 मिनट में सारे क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से करेंगे तो आखिरी में हमारे पास 10 मिनट बचे होंगे। वो 10 मिनट में हम रिवीजन कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन पेपर की, कहीं पे कैलकुलेशन सिली मिस्टेक या फिर कहीं पे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, कुछ हो गया तो। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ये 80 मार्क्स 180 मिनट वाला आपका कवर कर लिया। हाँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहला काम आपका ये होगा, हो सके तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो रीड करने के साथ साथ जब आप आंसर अपना यहाँ पे अपनी आंसर शीट में शुरू कर रहे हो तो कोशिश करना कि हम यहीं पे लिख दें कि गिवन ये चीजें थी। इससे क्या होता है ना, हम सारी इंफॉर्मेशन, जब भी हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे फिर हम सारी इंफॉर्मेशन एक बार यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई अपस्ट्रीम की ये दे रखी है हमें, या फिर टावर की हाइट दे रखी है, ये पर्सन की हाइट दे रखी है, ये जो भी चीजें हमें दे रखी है ना, जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक बार लिख लो। जैसे हम याद है प्रूफ वाले क्वेश्चंस में करते हैं, हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, किसी ने मना कोई करा है, तो हम गिवन वाली सारी चीजें इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।
गिवन टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है वो हमने लिख दिया, फिर हम फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे शुरू करें। इस तरह से क्या होता है ना, इफेक्टिव रहता है, हमें पता होता है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, हमें क्या क्या पूछा है, अब हम अच्छे से तसल्ली से एक सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से हम करते हैं गिवन और टू प्रूव और प्रूव वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये काफी हेल्पफुल रहता है। मैं काफी टाइम से इसको फॉलो करता था अपने 10th और 12th में। ठीक है जी, ये हो गया, मेंशन करेंगे हर चीज में, गिवन टू प्रूव टू फाइंड, हर एक में मेंशन करेंगे, अच्छा लगेगा, पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी होगी। जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब मैंने अपने 12वीं का पेपर दिया था 95 से, इसमें मैंने स्कोर करा है, आखिरी मोमेंट तक मैं करता रहा था पेपर, बट वहां पे ईगो नहीं दिखानी होती। किसको दिखा रहे हैं यार ईगो, सारे एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, अभी तो नंबर भी नहीं पता किसको कितने आने वाले हैं। तो हमें ये नहीं दिखाना कि यार मेरा दोस्त निकल गया आधे घंटे पहले, मेरा ये निकल गया, इसका तो 10 मिनट पहले खत्म हो गया, इसका तो आधे घंटे पहले खत्म हो गया, इसका 45 मिनट पहले खत्म हो गया। हमें सिर्फ ऐसे सामने अपने पेपर में देखना है, चाहे हम आखिरी 3 घंटे में ही खत्म करें पेपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आराम आराम से करेंगे। ये ना हो कि हमने एक बार तो अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दिया, फिर हमें पता चला हमने सिल्ली मिस्टेक कर दी, फिर काट के वापस कर रहे हैं। इससे बढ़िया यार पहले ही आराम आराम से तसल्ली से एक एक स्टेप को, मैं आपको रियली बता रहा हूं अपनी चीज। मैं जब भी कोई क्वेश्चन कर रहा होता था ना सॉल्व, तो मैंने एक स्टेप लिखा, जब मैं दूसरा स्टेप लिख रहा हूं, तीसरा स्टेप लिखा, चौथा लिखा, एक बार मैं पहले ऊपर पढ़ लेता था, चौथे स्टेप पे पहुंचने के बाद ही मैं एक बार तीनों स्टेप पढ़ लेता था कि यार यहीं पे तो कोई सिल्ली मिस्टेक नहीं कर दी मैंने, फिर आगे पूरा सॉल्व करूं खराब हो जाए। तो इसलिए हर एक स्टेप से पहले वाला स्टेप वहीं पे रिवाइज करते हुए चलो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, पर भाई पूरे नंबर मिलेंगे ना यार, क्यों सिल्ली मिस्टेक में नंबर कटवाएं। तो आराम से तसल्ली, कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही, आराम आराम से हम करेंगे, क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे। ये नहीं सोचना कि यार ये तो एनसीईआरटी का सवाल है और हमने पहला वर्ड पढ़ा, हमें लगा ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया, पर पता चला उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रिक कर रखा था। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं, पूरा एक बार अच्छा आराम से तसल्ली से पूरा क्वेश्चन पढ़ा, गिवन वगैरह लिखा, क्या फाइंड करना है वो लिखा, फिर सॉल्यूशन हमने करा। ये बात समझ में आ गई होगी। स्टेप्स हमें कोई खाने नहीं है, सब चीज मेंशन करनी है। हमारा जो टीचर है जो चेक कर रहा है वो 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। तो ये नहीं कि इतना तो उसे पता ही होगा, भैया क्यों मेंशन करें, क्यों फॉर्मूला मेंशन करें, फॉर्मूले के भी नंबर है। कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो खाली फॉर्मूला मेंशन कर देना, उसके भी आधे एक नंबर तो मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसलिए हर एक स्टेप बताना है। अगर आप इतना भी लिख रहे हो ना कि 2 + 2 तो = 4 भी लिख के दिखाना है वहां पे, ठीक है। वो 5वीं क्लास का बच्चा, इस तरह से लिखना है, सब चीज बतानी है उसे कि हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे थ्योरम यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, ये सब स्टेप्स हमें खाने नहीं है, ठीक है। फाइनल आंसर जो है, मान लो हमारा x = 4 आया, या फिर जो भी y = कुछ आया, जो भी आंसर आया फाइनल कि भाई इसकी एज इतनी आई, इसका हाइट इतनी आई, उसको एक बार डब्बे में हम डाल देंगे और लिख देंगे कि ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से कर देंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, उसको टीचर को पता चल जाएगा अच्छा आंसर तो सही है, बीच में थोड़े बहुत स्टेप्स चेक करेगा और आपको पूरे नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। डायग्राम को हमें सारे पेंसिल से बनाना है और स्केल हो सके तो हम लेके जाएं। ये ना हो कि हम वहां पे बैठ के दूसरे बच्चे से स्केल मान रहे हैं, सामने वाले टीचर को पता चला कि तुम कुछ और चीटिंग कर रहे हो, वो आपका नंबर काट दे, वो आपका पेपर डिबार कर देते हैं। तो आजकल काफ़ी स्कूल्स में कि आगे पेपर नहीं दे पाएंगे, मतलब आगे और क्लासेस के, ये कहेंगे भैया अब तो मैथ्स का पेपर है, इसके बाद क्या डिबार करेंगे, आगे और क्लासेस के लिए बैन कर देते हैं। तो इसलिए ये ना लगे टीचर को चीटिंग वीटिंग कर रही है, और चीटिंग करना भी मत यार, क्यों फंसे में घर की, भाई आखिरी पेपर है, तसल्ली से देके घर पे आए और 21 तारीख को जो भैया एक बहुत बड़ा सरप्राइज देके आ रहे हैं उसको एंजॉय करें, ठीक है जी। मैथ्स का पेपर है, आसान पेपर आएगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे, अपना जितने दो चीजें मैंने बताई उसको अच्छे से करके जाएंगे। मेरी तरफ से कोई और हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, है ना। और 21 तारीख के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, मेरे अंदर से बहुत खुशी है कि मैं फाइनली इस चीज को आप सभी के सामने लेके आ पा रहा हूँ। उसके लिए हम वेट करते हैं, मिलते हैं तभी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना, कम पढ़कर भी जो फोड़ के आए उसे हम लेजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लेजेंड हो। बस तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देना। और एक बात बताओ यार, वो पिछली वीडियो में जो मैंने अपनी 10वीं की वीडियो डाली थी इसमें चैनल पे हमने यहाँ पे 10वीं की वीडियो डाली है ना, ये रही, नए बैच वाले बच्चों के लिए, आपके जो जूनियर आए हैं, इसमें नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया नॉस्टैल्जिया हिटिंग हार्ड, और भैया आप यार बहुत अच्छा लगा, आपके साथ हमने 10वीं निकाली, थैंक यू सो मच, अब हम चलते। अरे भाई किसने बोला मैं 10वीं तक हूँ यार, अभी तो शुरुआत हुई है अपनी जर्नी साथ में, अभी तो बहुत आगे जाना है हमें। तुम्हारा भैया अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मेरे को इस कॉलेज के संताप से छुटकारा मिला है, मेरे खत्म होने वाला है कॉलेज, अब मैं तो तुम्हारे लिए पूरी तरह बैठा हूं। कौन कह रहा है कि यार जाने वाले भैया, किसने कहा है खाली 10वीं तक है, हम आगे बहुत टाइम है और मिलते हैं, ठीक है। 21 तारीख को मिलते हैं, हम ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना पेपर, और बस यही है, ठीक है। आपका भैया हमेशा आपके साथ है, 10वीं में भी, 10 के बाद भी। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय।